इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से रोहित शेखर का निधन हो गया है। दिल्ली के साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है, यह खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से रोहित शेखर का निधन हुआ। दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इसी खबर पर जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की निधन की खबर आई है, क्या कुछ पुरानी एलिमेंट थी जिस वजह से ये दिल का दौरा बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई पुरानी हिस्ट्री या फिर चीजों की जानकारी डॉक्टर ने नहीं दी है हमेशा, लेकिन ये जरूर है कि उनकी मौत की पुष्टि जरूर हॉस्पिटल की तरफ से कर दी गई है। खास बात यह कि रोहित तिवारी जिस तरीके से जो चीजें उन्होंने की, हालांकि एनडी तिवारी के उनके पिता के नाम से उनको जाना जाता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से उनको जाना जाता था वो ये कि अपने आप में पहला केस था जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल फादर के लिए अपने केस लड़ा था कि मेरे बायोलॉजिकल फादर जो है एनडी तिवारी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, चीफ मिनिस्टर रहे उत्तराखंड या फिर आप यूपी के, और उसको लेकर उन्होंने पूरी वो कवायद शुरू की। कई सालों तक हमेशा दिल्ली हाईकोर्ट में लड़े और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन अब जिस तरीके से क्योंकि एनडी तिवारी का भी पिछले साल ही निधन हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि बीमार चल रहे थे, लेकिन अब आज जिस तरीके से उनकी मौत की पुष्टि मैक्स अस्पताल में की है। मिशा जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने वजूद की लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन दिल के दौरे की वजह से उनकी मौत हो गई है। शाम 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है अब देश के सवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी रणनीति बन रही है। सारी कवायद प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के गढ़ में हराने के लिए की जा रही है। जीत की उम्मीद के साथ प्रियंका गांधी को लेकर चुनावी मैदान में दांव खेल रही कांग्रेस हार की आशंका को भी निराधार मानकर नहीं चल रही है, लेकिन इस हार को भी वो जीत से कम नहीं आंक रही है, क्योंकि कांग्रेस को जातिगत समीकरण ने जो संकेत दिए हैं उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को जीत मिल भी रही हो तो मतों का अंतर बेहद कम रहने की संभावना है। ऐसे में प्रियंका के हार जाने के बाद भी ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रियंका को विकल्प के तौर पर खड़ा कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आएगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली का फॉर्मूला वाराणसी के लिए सिर्फ प्रियंका के नाम पर ही संभव है। लेकिन अगर कांग्रेस ने प्रियंका के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी उतारा तो महागठबंधन भी फ्रेंडली फाइट से हाथ खींचते हुए उम्मीदवार उतारने में पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए देश का सवाल आज यही है कि क्या मोदी के गढ़ में प्रियंका टक्कर दे पाएंगी नरेंद्र मोदी को। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में सफल रह पाएंगी। क्या वो इस मैदान में, पहले तो बात यही कि उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, और चांसेस इस बात के हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उतर सकती हैं, तो क्या वो चुनौती देने में सक्षम है या नहीं है, इसी बात पर आज देश का सवाल रहेगा। और हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ना शुरू हो गया है। नेहा जोशी जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ अनुज अत्रे भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो स्टूडियो से जुड़ गए हैं। और मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, भी मेरे साथ इसी बात पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुज जी, आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यही बनेगा कि क्या प्रियंका को अगर कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाता है तो गठबंधन क्या ये सीट फ्रेंडली तरीके से दे देगा आसानी से? लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे के प्रति जो सम्मान दिखाया है अपने बड़े नेताओं के सीट्स को लेकर के, तो उसके तो आसार लगते हैं कि यदि प्रियंका गांधी जी को वहां से लड़ाया जाता है, लड़ती हैं वो, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि कांग्रेस ने भी गठबंधन के लिए जो उनके 7 प्रमुख नेता हैं उनके लिए अपनी सीट छोड़ी है। उससे पहले गठबंधन ने जो है अपना अमेठी रायबरेली की सीट जो है सम्मानपूर्वक छोड़ी थी। तो इसके पूरे आसार हैं कि अगर प्रियंका गांधी वहां से आती हैं वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के सामने, जिसकी संभावनाएं पूरी बन रही हैं,
और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली भी मची हुई है और वहां के वोटरों में उत्साह भी है, क्योंकि प्रियंका जी खलबली कैसी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कौन से आपके पास ग्राउंड है जिसके तहत अगर प्रियंका गांधी उतरती है वहां तो वो मोदी को शिकस्त देने के लिए तो उतरेंगी सोच के साथ, लेकिन ऐसे उनके पास क्या पॉइंट्स हैं, क्या आधार है जिसके तहत वो मोदी को ताल ठोकेंगे? देखिए, अगर सांसद के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी सांसद निश्चित तौर पे उन्होंने देश में क्या काम किया क्या नहीं किया वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वाराणसी के लेकर के बात करें और वाराणसी के सांसद के रूप में बात करें कि ठीक 5 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी ने वहां से जब अपना पर्चा दाखिल किया था और गंगा पुत्र बन के सबसे पहले वहां पर अपना आपको उन्होंने पेश किया था, लेकिन वही गंगा पुत्र बनने के बाद 5 सालों में किस प्रकार से नमामि गंगे को प्रोजेक्ट को जो लेकर के आए, 20,000 करोड़ रुपए का उसमें जो घोटाले की बात उठती है और बावजूद लेकिन वो तो ये कह रहे हैं अनुज की आप जो भी गंगा में स्टीमर पे आपने गंगा यात्रा की वो उन्हीं की बदौलत की, आप आचमन अगर ले पाए पानी का वो उन्हीं की बदौलत कर पाए, तो ये सारी बातों को आप कैसे न्यूट्रलाइज करता हुआ? कैग की ही रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में ही कुछ ही महीने पहले कैग की रिपोर्ट आई है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के, और उसमें यह भी उन्होंने प्रश्न उठाया था कि किस प्रकार से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के जो 236 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे एसटीपीज को लगाकर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के, उनमें से केवल 5 वर्ष बीत जाने के बाद केवल 236 में से 63 प्रोजेक्ट ही जो है पूरे हो पाए, बाकी अभी तक तो उनपे आधे भी नहीं हुए हैं काम। और हालात ये है कि वहां पर गंगा जल का जो है जो ग्राउंड लेवल है, गंगा जो जल स्तर है देखिए वो बहुत नीचे हो होने गया की और 40 से 50 फीट दूर घाटों से गंगा का जो है जल पहुंच गया। मनीष, मुझे लगता है एक बार नेहा का रिएक्शन भी इस बात पे ले लेना चाहिए। अनुज जो कह रहे हैं कि खलबली मच जाएगी, आप क्या कहेंगे इस खलबली वाली बात पर? देखिए, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को या समर्थक को ये बोलता हुआ देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। हम तो हमेशा कहते हैं कि देश का हर एक नागरिक, ये डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो हम तो हमेशा कहते हैं फैमिली रन एंटरप्राइज है। प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा भी कहीं से भी चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ लेंगे, पार्टी टिकट दे देगी और जीत हार जो है वो जनता का फैसला है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि ये हमेशा से बोला गया है कांग्रेस पार्टी में कि प्रियंका गांधी हमारी ब्रह्मास्त्र हैं। और देखिए, ब्रह्मास्त्र कब निकाला जाता है हम सबको पता है, जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया होता है। तो मैं तो कहूंगी हम स्वागत करते हैं कि प्रियंका गांधी जी लड़े, प्रियंका गांधी जी लड़े चुनाव और जनता को डिसाइड करने दे कि उनके लिए एक मुख्यमंत्री जो अपना काम जिनका बोलता है, गुजरात में जिन्होंने एक विकास की गंगा बहाई और फिर उसको लेकर वो वाराणसी में आए। अभी मेरे कांग्रेस के साथी बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। आप जब ग्राउंड पे अगर जाके देखें ना, देखिए यहाँ स्टूडियो में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। आप जब वाराणसी की गली गली में जाएंगे और वहां मोदी मोदी के नारे सुनेंगे, प्रियंका जी भी गई थी वहां और क्या सुन के आई, हर तरफ से मोदी मोदी के नारे आप कह रही हैं। नेहा, आप ये बताइए, वाराणसी क्योटो बन गया क्या? सर 55 साल की गंद है जो साफ करने का काम मोदी जी को करना है। भूल जाते हैं इनके 55 साल का हिसाब मांगो, इनका कोई। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, थोड़ा कर्टसी बनाए रखें डिबेट की। मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं, अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं आपको चांस दूंगी ना, आप रिबट कीजिएगा, हमारे एंकर हैंडल कर लेंगे। 55 साल के इनके काम का हिसाब मांगो। मैं छोटा सा आंकड़ा दूंगी, 55 साल लगे केवल 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने में। हमारी सरकार ने 3 साल में 10 करोड़ से ज्यादा दे दिए, 1 करोड़ सिर्फ यूपी में दिए हैं। क्यों? सेम ब्यूरोक्रेसी थी, सेम तंत्र था, सेम कंपनियां थी, लेकिन एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा ये सफल बनाने के लिए। तो देखिए, 5 साल का हिसाब मांगने से पहले, और हम तो वो हिसाब भी देते रहे समय समय पर, आप अपने 55 साल का भी थोड़ा हमें बता दीजिए तो अच्छा लगेगा देश की जनता को। चलिए, डॉक्टर एसके दत्ता भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं इस बहस में, आपको भी शामिल किए लेते हैं। अनुज जी का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरती है तो खलबली मच जाएगी। बीजेपी ऑफकोर्स इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, आप क्या कहेंगे? प्रियंका वाड्रा जी की वाराणसी से जहां चुनाव लड़ने की जो बातें चल रही है वो लगातार मतलब मीडिया के सुर्खियों में है। हकीकत में कितना है वो तो वक्त बताएगा। पर आपको याद होगा, मनीष जी शायद आपको भी याद है, मैंने आपके चैनल पे कहा भी था कि प्रियंका वाड्रा जी अपना राजनीतिक वजूद कहीं ना कहीं पे स्थापित करने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़े और मोदी जी के सामने लड़े तो पता चल जाएगा कि प्रियंका वाड्रा जी का भी कितना राजनीतिक
कद है और कितना वजूद है, और मोदी जी को किस तरह से मुकाबला में मतलब कि एक तरह से मुकाबला दे पाती है या नहीं। हर किसी के अधिकार क्षेत्र में होता है चुनाव लड़ना, और प्रियंका वाड्रा जी के भी अधिकार क्षेत्र में है चुनाव लड़ना। मैं तो कहूंगा कि वो लड़े बेशक, चाहे वो वाराणसी से लड़े या फिर और कहीं से लड़े। इससे कहीं ना कहीं पे एक जो ये कहा जाता है ना कि आप टेस्टेड हो इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स में, वो भी कहीं ना कहीं पे साबित हो जाएगा और वो भी सार्वजनिक हो जाएगा। और खुशी होगी अगर कांग्रेस पार्टी के आला कमांड अगर अंत में अगर निर्णय लेती है कि प्रियंका वाड्रा जी को वाराणसी में खड़ा करना है मोदी जी के विरोध में, तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये मामला, और खास करके मीडिया के लिए तो बहुत ही दिलचस्प रहेगा। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं ना डॉक्टर दत्ता की मामला दिलचस्प हो जाएगा, वहां की जो लड़ाई होगी, सर चुनावी ब्रह्मास्त्र लड़ाई। छोड़ा जाएगा, दिलचस्प कैसे नहीं होगा? दिलचस्प तो कांग्रेस बेशक पार्टी का होगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाएगा तो मामला तो दिलचस्प होना ही है। दिलचस्प जरूर होगा, पर कांटे का मुकाबला होगा या फिर बहुत भारी मुकाबला होगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और मैं दिलचस्प जरूर मानता हूं, पर कांटे का होगा या नहीं होगा वो वक्त पे छोड़। देखिए मनीष, अगर ये कांटे के मुकाबले की बात हो रही है, 2014 में केजरीवाल ने ये अटेम्प्ट किया था, वाराणसी से वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने पहुंचे थे और 2 लाख अपने हक में वो ले गए थे वोट। तो ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, ये बात जरूर है कि अगर वहां से कॉन्टेस्ट करेंगी तो वो अपने आप को फोरफ्रंट में जरूर लेके आ जाएंगी। देखिए, 2 चीज हमेशा जो मैं पिछले दिनों से लगातार जो घटनाक्रम यूपी में और प्रियंका गांधी को लेकर चल रहा है, उसमें एक चीज साफ दिखाई देती है। फरवरी में उनका आना, बाकायदा उनकी ताजपोशी होती है, रोड शो होता है, और उन्हें जो जिम्मा दिया जाता है वो ऐसे इलाके का जिम्मा दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि लोग ये समझते हैं कि प्रियंका गांधी केवल महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है। वो पार्टी की महासचिव हैं और पूर्वी इलाके का इंचार्ज यानी चार्ज जो है वो उनको दिया गया है। अब इससे अगर हम आगे बात करें तो आखिर प्रियंका गांधी कांग्रेस में भी 2 जगह को लेकर एक आंतरिक सर्वे हुआ है। मेरी जानकारी में ये आंतरिक सर्वे एक प्रयागराज के लिए और दूसरा काशी के लिए। अब ये फैसला प्रियंका गांधी, उनके भाई जो कि पार्टी के अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन को लेना है कि क्या वाकई प्रियंका, जैसे अभी नेहा भी कह रही थी कि ये तुनीर का आखिरी बाण है जो कि ब्रह्मास्त्र के रूप में कांग्रेस उतार सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में ऊंच नीच होती है। मोदी का जो कद है वो एक प्रधानमंत्री का कद है। अभी अभी वो सक्रिय राजनीति में आई हैं, पर्दे के पीछे उन्होंने बहुत किया। उन्होंने अभी गंगा यात्रा निकाली, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनके खिलाफ कई बातें कही, उनके काम को लेकर उन्होंने कहा कि क्या काम हुआ है, फिर कई ऐसे बयान जिसको लेकर की प्रियंका सुर्खियों में रही। गंगा पर उनका स्टीमर चला, बीजेपी ने कह दिया ये पर्यटन है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर प्रियंका भी ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या जमीन ऐसी है जहां पर अगर प्रियंका गांधी, जो कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनकर अध्यक्ष के अलावा उनको देखा जा रहा है कि पार्टी में अगर कोई जान फूंक सकता है तो वो प्रियंका है। इंदिरा प्रतिबिंबित होती है उनमें, ये कहा जाता है। तो ये सारी बातें क्या प्रतिबिंबित इंदिरा मोदी को टक्कर देगी, इसी को लेकर बात अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और नामों का ऐलान जल्द होना है। ठीक, अनुज, आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल पे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वो कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जा सके? देखिए, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र का तो जिस प्रकार से अभी नेहा जी ने बोला है, ये तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना हो सकती है। मुझे नहीं कभी याद पड़ता है कि कांग्रेस ने कभी किसी लीडर ने इस प्रकार का कोई इंडिया न्यूज से थोड़ा क्लिप कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह का कोई शब्द इस प्रकार का नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी कोट कर रही थी। नहीं, आपने प्रियंका जी के लिए बोला कि वो कांग्रेस ने कहा कि हमारे लिए ब्रह्मास्त्र, मुझे कभी याद नहीं पड़ता। हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये चुनाव देखिए मैं अपनी बात थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि ये चुनाव, इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा ये मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। अनुज जी, हाँ जी, देखिए ये मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। चेहरे जरूर अहम हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा इस समय जो है जनता जो मुद्दे देखेगी, क्योंकि प्रचार तंत्र और भाषण तंत्र से जनता अब ऊब चुकी है। अब जनता चाहती है काम की बात, विकास की बात। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ आप जो है देश के मुद्दों की बात नहीं करते। पर अनुज, इस पर आम जनता के मन में फिर ये सवाल भी उठ सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास दिखाने के लिए अभी क्रेडेंशियल्स नहीं है। वो 3 महीने हुए हैं अभी उनको महासचिव बने, और वो किस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कहेंगे कि वो उनके पास क्या डेटा है बताने के लिए कि हमने ये काम किया और हम आगे भी करेंगे। तो यानी कि उनकी स्लेट अभी क्लीन है। हाउ विल शी प्रूव हर वर्थ? देखिए, अभी बात चली थी 55 वर्ष की बात चली थी कि 55 वर्ष का हम गंद साफ कर रहे हैं। पहले तो वायदा यह किया गया था 2014 में कि
60 वर्ष बनाम 60 महीने का नारा दिया गया था कि इनको 60 वर्ष दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, मैं 60 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब आप कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम तो नहीं कर पाए। लेकिन उन 55 वर्षों का भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उन 55 सालों का अगर आप करेंगे तो देश जिस समय आजाद हुआ था, कांग्रेस के हाथ में जब जिम्मेदारी हमने इंटेंशन अच्छी रखी, एक गति दी विकास को, उसका हमें सजा देंगे। भाषण दिया, जरा सुनने का आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जब आप तुलना करते हैं अगर कांग्रेस से, तो अपने 5 वर्षों की तुलनात्मक अगर पिछले अच्छा लग रहा है। तो देखिए आखिर क्या कारण हो गया कि जब देश में इन 55 सालों में 70 सालों में देश के ऊपर कर्जा इतना नहीं था कि आपने कर्जदार इन 60 महीनों में देश को दुगना कर्जदार बना दिया। हर व्यक्ति को, जैसे आपने गुजरात को कर्जदार बनाकर के छोड़कर लेकिन 296 अरब डॉलर में बताना चाहूंगा, 296 अरब डॉलर में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, मैं फिगर्स देता हूं आपको। 296 अरब डॉलर जो है 2014 में आंकड़ों की बाजीगरी में हम ना जाएं। बेरोजगारी की दर देखिए, ये रोजगार के नाम पर सरकार अनुज, ये सारी बातें 7.3 आज हमारे इस देश का सवाल का विषय है, क्या प्रियंका गांधी अगर काशी जाती हैं तो मोदी के लिए ये चैलेंज है या प्रियंका के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मोदी के समकक्ष खड़े होना? डॉक्टर दत्ता, देखिए, जहां बात आती है ब्रह्मास्त्र की, मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि इतिहास को उठा के भी अगर देखेंगे, महाभारत भी अगर उठा के देखेंगे, ब्रह्मास्त्र तब इस्तेमाल होता है जब सारे अस्त्र फेल हो जाए या फिर ध्वस्त हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सारे दिग्गज नेता है वो अगर कह रहे कि प्रियंका वाड्रा ब्रह्मास्त्र है कांग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस पार्टी ने मान ली है कि बाकी जितने सारे अस्त्र है, आप बता दीजिएगा, जितने सारे अस्त्र है सब अस्त्र ध्वस्त हो गए। यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मानना शुरू कर दी है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह पे है। नहीं तो ब्रह्मास्त्र वाला शब्द नहीं आता सामने। ये तो कांग्रेस पार्टी ये बनाया है, दत्ता जी आपकी जानकारी में दुरुस्त कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बनाया गया है। निश्चित तौर पर बड़ी नेता है वो, जहां बहुत बड़ी नेता है आंकड़ों की, आपने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्जा आप भारत का सबसे ज्यादा है। अनुज जी, शायद आप भूल गए जब नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्जा इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में चला गया था कि सोने को गिरवी रखना पड़ा था। और उसके लिए वीपी सिंह को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि वो केवल पौने 2 साल तक रही थी। उससे पहले तमाम उसके चलते ये नौबत आ गई थी कि सोना गिरवी रखना पड़ा। सोना तो वापस कहीं ना कहीं पे प्रधानमंत्री की जो सरकार जानकारी होगी, उनके चलते ये चीजें ये आपको मालूम सोना मैं आपको प्रेजेंट में लाना चाहूंगी। बात इस वक्त ये हो रही है कि क्या प्रियंका दावेदारी पेश कर पाएंगी मोदी जी को। मैं मनीष से ये समझना चाहूंगी, मनीष अगर आप समझा पाए कि प्रियंका का अगर ये कदम वो उठाती हैं तो क्या ये सुसाइडल साबित हो सकता है उनके खुद के वजूद के लिए, क्योंकि शी इज टेकिंग हर बेबी स्टेप्स इनटू पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। और वो अगर कॉन्टेस्ट करती हैं और अगर मान लिया जाए कि मोदी का गढ़ है वाराणसी और वो वहां से जीतेंगे ही, तो एक तो दावेदारी वो चुनौती तो पेश कर रही है, पर क्या उनके अपने करियर के लिए ये एक चैलेंज नहीं है? मीशा, ये सवाल बड़ा लाजमी भी है क्योंकि ये सवाल हम इसी को लेकर जो बहस कर रहे हैं इसमें यह कांग्रेस के 2 धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा ये कहता है कि प्रियंका गांधी का जीतना संभव नहीं, दूसरा धड़ा ये कहता है कि जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या प्रियंका अगर अभी आ जाएंगी, 2022 का लक्ष्य लेके चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें 2022 की जिम्मेदारी दी है, उनको और ज्योतिरादित्य को। ऐसे में अगर वहां पर काशी में उनकी पराजय होती है तो क्या ये मनोबल पर असर डालेगा? कांग्रेस जो कि निर्जीव पड़ी हुई थी यूपी में, उसके बाद जो एक ऊर्जा पैदा करने का काम और लोगों को मोबिलाइज कर मैदान में लाने का काम प्रियंका कर रही है, अगर वो हार जाती है तो निश्चित मनोबल पे इसका फर्क पड़ता है। तो ये 2 धड़े ऐसे बटे हुए, लेकिन एक धड़ा और है जो ये कहता है अगर प्रियंका वहां पहुंची काशी तो ये जरूर है कि प्रचार अभियान मोदी का थोड़ा दिक्कत में आएगा और प्रियंका की भी जो पॉपुलैरिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी दादी प्रतिबिंबित होती हैं उसमें, ऐसा कहा जाता है। मैं इसकी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा,
ऐसा माना जाता है कांग्रेस के खेमे में कि इंदिरा गांधी प्रतिबिंबित होती हैं। तो प्रचार अभियान में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी को और बीजेपी को एक नई राह, नई दिशा सोचनी होगी कि प्रियंका के वहां की मौजूदगी को कैसे निपटा जाए। जी हाँ, तो हार जीत की बात बाद में आती है। अनुज, अगर वो हार भी जाती हैं, वो वहां से कंपीट करने आ जाती हैं, तो क्या इस हार में भी बड़ी जीत छुपी है कांग्रेस के लिए? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अभी तो पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी के सामने वाराणसी में से फिलहाल वर्तमान में चुनौतियां कितनी हैं। आखिर क्या कारण हो गया कि देश का जवान जाकर के उनके सामने चुनाव लड़ रहा है? तेज बहादुर यादव जाकर के, जो बीएसएफ का हमारा रिटायर्ड जवान है, और उसके साथ आपको तो पूरी जानकारी होगी, 1000 एक्स सर्विसमैन उनके लिए प्रचार कर रहे हैं वहां पर नरेंद्र मोदी जी किस तरीके की राजनीति कर देश के 100 से ज्यादा किसान, 111 किसान, सुन लीजिए नेहा जी, 111 किसान तमिलनाडु से आते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए कितनी बड़ी चुनौती है। देश का जवान, देश का किसान, देश का रिटायर्ड जज प्रधानमंत्री के सामने ताल ठोक करके खड़ा है और अपना प्रचार कर रहा है कि देखिए क्या हालत कर दी है इन्होंने देश के जवान। यानी अनुज, आप ये कह रहे हैं कि जय जवान हो गया, जय किसान हो गया, अब केवल वैज्ञानिक वहां आना बाकी है? बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, जवान, जो जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इन्होंने तो कर दिया मर जवान मर किसान कर दिया इन्होंने तो 60 महीनों के अंदर। जो देश के किसानों से मिलने का समय नहीं है प्रधानमंत्री के पास। पूरे 5 सालों में कोई ऐसा नहीं समय हुआ, अपनी मन की बात देश की जनता से करते रहे, लेकिन सुनी नहीं किसी की बात। पर किसान आंदोलन करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं, लाखों किसान पैदल यात्रा करके उत्तर प्रदेश का चुन के दिल्ली 2 अक्टूबर को पिछले साल आता है, और वहां पर मोदी जी की पुलिस उनके ऊपर, जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, लाठियां बरसाती है और कहती है ये आतंकवादियों की तरह से दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनको कांग्रेस ही बता देती है कि आज सारा किसान देश का कांग्रेसी हो गया इनके लिए। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। नेहा, रिस्पॉन्ड टू दैट। देखिए, बहुत ही रटा रटाया जवाब जो उन्होंने दिया है, मैं उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। आई विल नॉट ऑनर दैट विद एन आंसर। मैं बात करूंगी प्रियंका गांधी जी। एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूं कि देश की राजनीति में और भी महिलाएं आगे आएं और पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में। तभी आपकी पार्टी ने 33% आरक्षण पास नहीं करा पाए। सर, राज्यसभा में हमारी 2020 में राज्यसभा में भी हमारी पार्टी मेजोरिटी में होगी और आरक्षण पास होगा। ये मैं आज को नेशनल टेलीविजन में आपको बोल रही हूं। आगे प्रियंका जी राजनीति में आए, अच्छी बात है। देखिए, गांधी ना सरनेम लगाया तो जाहिर सी बात थी कि जनरल सेक्रेटरी से नीचे तो पद मिलना नहीं था उन्हें। लेकिन प्रियंका जी की आप महिलाओं के प्रति उन्होंने कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। ट्रिपल तलाक पर उनकी पार्टी क्यों अपोज कर रही है, कुछ उन्होंने नहीं बोला। आजम खान ने इतना अमर्यादित बयान दिया जयाप्रदा के ऊपर। प्रियंका जी जो यूपी की इंचार्ज भी हैं, कुछ नहीं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। मैं सुनना चाहती हूँ। बात करेंगी नेहा, आप तो आपके महिलाओं की बात अध्यक्ष ने सर, कोई ऐसा बयान नहीं दिया। प्रियंका जी ने रिएक्ट किया। मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ, देखिए आप डिफ्लेक्ट ना कीजिए, आप बहुत सीजन्ड है, मैं जानती हूँ। मैंने क्या पॉइंट बोला, मैं चाहती हूँ कि कुछ रिएक्ट वो करती प्रदेश अध्यक्ष ने जो मां की गाली दी, मुझसे पूछा गया तो मां की गाली दी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। कोई गाली नहीं दी, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लोग गाली देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूरे चैनलों में वो प्रियंका जी बिल्कुल चुप इस बात पे। दल का कोई अगर नेता कुछ बोलता है तो उसके लिए आप कांग्रेस से जवाब कीजिए। आप ही बता दीजिए, आपकी पार्टी में इतनी बड़ी बड़ी महिला नेता हैं, प्रधानमंत्री जी तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं नेहा, अनुज, आप दोनों को मैं यहाँ रोकूंगी क्योंकि बात पर हम वापस आएंगे। हम अपने इशू पर वापस आएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी वाड्रा सामने खड़ी होती है तो टक्कर दे पाती है नहीं, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वाड्रा वाराणसी से कॉन्टेस्ट करती है इस इलेक्शन को, लोकसभा 2019 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तो क्या सिचुएशन, क्या समीकरण बन के सामने आ सकते हैं? एक बार जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं और मनीष से समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम अपने पैनल की तरफ जाएं। वहां के जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से किस हक में जा सकते हैं? वैश्य वहां पर करीब 3.5 लाख पॉपुलेशन है, ब्राह्मण 2.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, मुस्लिम 3 लाख के करीब पॉपुलेशन है। तो कुछ इस तरह से यहाँ के समीकरण है, ये किस तरफ बैठते नजर आते हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन सब पर मनीष, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से कैंडिडेट घोषित कर दी जाती है कांग्रेस की? देखिए, इन चुनाव में जो सबसे खास बात दिखाई दे रही है कि जाति और धर्म का ध्रुवीकरण पूरे तौर पर हो चुका है और उसमें जो मतदाता है वो बटा हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। एक दूसरा, अगर हम ये जो अभी आपने आंकड़े कहे, जो वहां का जातीय समीकरण है, उत्तर प्रदेश में राजनीति और जातीय समीकरण सामने न हो तो ये असंभव है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर दत्ता भी मुस्कुरा रहे हैं, ये इसको और आगे बढ़ाकर बताएंगे कि जातीय समीकरण चुनावों पे कैसे असर डालते हैं। लेकिन निशा हाँ, ये आप समझिए कि मुस्लिम मतदाता बोलते हैं, लेकिन निशा हाँ, ये आप समझिए कि मुस्लिम मतदाता ब्राह्मण बटेगा। ब्राह्मण कांग्रेस का जो पुराना, अगर आप 2014 का देखें, अजय राय ने अच्छे मत हासिल किए थे। उसके पहले 2009 में राजेश मिश्रा कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। तो ऐसा नहीं है
कि काशी में कांग्रेस का अपना वजूद या अस्तित्व नहीं है। ये दरकिनार करने की बात जो है कि आप कांग्रेस वहां कुछ नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का अपना वजूद है और इसी जाति समीकरण के आधार पर गठबंधन किस रहा जाता है, क्योंकि 2017 में प्रियंका ही थी जिन्होंने अखिलेश और राहुल को हाथ मिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर विपक्ष की गठबंधन की धार तेज करनी है और गठबंधन अगर इनके साथ खड़ा होता है तो मेरा ये मानना है कि जरूर ये मुकाबला दिलचस्पी नहीं प्रभावी भी होगा। जी डॉक्टर दत्ता, एक बार आपसे इस पे कमेंट लेते हैं, फिर हम नेहा के पास जाएंगे, वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो अगर ये जातीय समीकरण को देखा जाए तो क्या गठबंधन, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आता है तो वो उनके लिए हंस के ये सीट कुर्बान कर देंगे? वो देखना पड़ेगा कि हंस के कुर्बान करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कुर्बान करते हैं तो बेशक दिलचस्प मामला होगा। कुर्बान अगर नहीं करते हैं तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट इज अ कंपटीशन बिटवीन अ जायंट एंड अ लिलीपुट। वो जायंट और लिलीपुट के बीच में कहीं ना कहीं पे राजनीतिक आंकड़ा में एक कंपटीशन जरूर होगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका वाड्रा जी अगर नामांकन भरती है वाराणसी से और अगर प्रधानमंत्री जी के विरोध में अगर लड़ती है तो उनका कद कांग्रेस के अंदर बहुत बढ़ जाएगा। पर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या वो चाहेंगे कि प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़े या फिर 10 जनपद क्या चाहेगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कभी कभी कहावत है ना कि लार्जर देन लाइफ वाला इमेज अगर बन जाता है तो लार्जर देन लाइफ वाला इमेज राहुल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आगे के राजनीति के लिए, राहुल गांधी के राजनीति के लिए। तो कांग्रेस के अंदर भी ये कहीं ना कहीं पे घमासान जरूर पैदा करेगा प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव लड़ने से, अगर अंत में अगर लड़ती है। पर मैं जरूर कहूंगा कि आपके तो नेहरू खानदान ने तो अपने आप को शिवधारी घोषित कर ही दिया है। कब भोले बाबा का नगर है काशी, तो जब शिवधारी घोषित कर चुके हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद बेशक ले। गंगा पे डुबकी लगा के घर वापसी भी किए हैं, तो आप भोले बाबा के आशीर्वाद से वंचित नहीं, गंगा का आचमन भी किए हैं डॉक्टर ने, बिल्कुल किए हैं, डुबकी भी लगाए हैं और कहीं ना कहीं पे प्रार्थना भी की है, जिसको मैं कहता हूं कि घर वापसी है कहीं ना कहीं पे। अब जब घर वापसी हो ही गया है तो भोले बाबा का भी आशीर्वाद ले ले और छलांग मारे राजनीति में, अच्छा रहेगा। और खास करके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, मेरे जैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ होगा और आकलन करने के लिए बहुत कुछ होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनीष जी आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगे, फिर अलग अलग एंगल देके इस पूरे चीज को आकलन करने के लिए महाभारत की बेशक लड़ाई जरूर होगी। नेहा, आप कुछ कहने जा रही थी कि जातीय समीकरण, अगर प्रियंका गांधी का नाम वहां से अनाउंस होता है तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट होता नजर आ सकता है। कांग्रेस की फाउंडेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकती है अगर प्रियंका को वो पिच कर देते हैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वाराणसी में। बेशक उनका कद अगर पॉलिटिकल करियर के वाइज देखा जाए तो प्रियंका गांधी अभी शुरुआत ही कर रही हैं। मीशा, मनीष जी ने जो जिस तरीके से इसका एनालिसिस किया, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। वो कह रहे हैं कांग्रेस की स्थिति वाराणसी में उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता उनके वोट शेयर को। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं यहाँ दर्शकों को भी और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी कि पिछले चुनाव में मोदी जी पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे, पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, 57% ऑलमोस्ट वोट उनको मिले थे और अजय राय जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 7% वोट मिले थे और 20% वोट केजरीवाल ले गए थे। तो अब देखिए उस टाइम केजरीवाल का ये हाई पॉइंट था, उस समय केजरीवाल एक्सपेरिमेंट कहा गया ऐसे और बिल्कुल चैलेंज करेंगे मोदी जी को, ये कहा गया और वो 20% वोट में कांग्रेस माना जाए तो इस वक्त प्रियंका भी उसी हाई पे हैं जिस तरह का केजरीवाल का आप बात कर रही हैं 2014 की। केजरीवाल अपने आप को इलेक्टरली प्रूव कर चुके थे, एक मूवमेंट लीड किया था, उस मूवमेंट का आज क्या हुआ है? नरेंद्र मोदी पहली बार कदम रखने जा रहे थे वाराणसी में, प्रियंका गांधी इस बार कदम रखती हैं तो आप देखिए ना, पिछले बार पहला चुनाव था नरेंद्र मोदी जी का और वाराणसी की जनता ने 57% वोट उनके फेवर में दिए। आज देखिए 5 साल उनका काम है, केजरीवाल का भी 5 साल का उनका काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आंधी थी सर, इस बार आंधी थी जो इस बार नहीं है। आंधी थी, इस बार सुनामी है। आप सुनामी की बात कर रहे हैं। यहाँ पहले चरण के मतदान में मतदाता इतना निरुत्साही दिखा
घर से बाहर निकलकर वो वोट नहीं डाल रहा। 23 मई को आप और मैं दोनों यहीं बैठे होंगे और आप भी कहेंगे कि नेहा आप सही कह रही थी, इस बार पिछली बार आंधी थी तो इस बार सुनामी है। 7% वोट शेयर था कांग्रेस का लास्ट में। नहीं, वो अजय राय का था। जमीन ऐसा नहीं है कि सर अजय राय कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे। ठीक है, आप 2014 की बात कर रही है मनीष, फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं नेहा 2014 की बात कर रही है, उसका रेफरेंस ले रही है। मनीष आपको फर्स्ट फेज पर लाना चाह रहे हैं। मनीष आप कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सुनामी की बात कर रही हैं, सुनामी तो मतदाता लाएगा, मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहा, और आप ये सुनामी की बात कर रही हैं नेहा। सर एक फेज का चुनाव हुआ है, चुनाव कंप्लीट हो जाने दीजिए। 23 मई को जब मतदाता अपना फैसला सुना चुके होंगे, जब बक्से खुलेंगे हमें पता चलेगा, तो आप और मैं यहीं बैठे होंगे, उस बात पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, वाराणसी में तो प्रियंका जी अगर इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है तो मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल उनको फील करना चाहिए। एक चीज से मैं जरूर सहमत हूं नेहा की एक बात से, भाजपा के लिए बेशक सुनामी ना हो, क्योंकि भाजपा के बाकी जितने सारे नेताओं की जो रैलीज होती है उस पर जिस तरह का भीड़ होता है और मोदी जी के रैलीज में जिस तरह की भीड़ होती है और स्पॉन्टेनियस भीड़, वो नहीं कि उठा के लेके आ गए, स्पॉन्टेनियस भीड़। अभी आपने देखा होगा बेंगलुरु में किस तरह का भीड़ था, फिर उससे पहले आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में तो मेरी आंखों देखी है चीजें, मैं जानता हूं वहां। चलिए डॉक्टर दत्ता, ये तो अभी इलेक्टोरल प्रोसेस बताएगा कि क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं। करने दीजिएगा 5 सेकंड जी। भाजपा के लिए बेशक सुनामी ना हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सुनामी जरूर है। अनुज, आपके साथ इसी बात पे आना चाहूंगी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार बनारस से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा भी आती हैं तो पहली बार उनके लिए है, तो जो करिश्मा नरेंद्र मोदी के लिए हो पाया वो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं कर पाएंगी? अगर आप इसका विस्तार कर सकें इस पर। देखिए, सबसे पहले तो वाराणसी में टेस्ट किसका है, किसके लिए अभी वहां पर चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां से वर्तमान में सांसद है, और ये जो चुनाव हो रहा है प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस का चुनाव होने जा रहा है। जो प्रॉमिसेस किए गए थे उसमें आपने परफॉर्म कितना किया है, जनता उसका आपसे हिसाब किताब लेगी। अगर हिसाब किताब लेने जाएंगे, जिस प्रकार की सुनामी की ये बात कर रहे हैं कि आंधी सुनामी में तब्दील हो गई, तो ऐसा क्या हो गया? वो सुनामी अभी पीछे जो 5 प्रदेशों के चुनाव आए थे उन 3 प्रदेशों में आप उड़ गए, और सबसे ज्यादा उसमें देखिए वहां पर हालात क्या हुई। जहां जहां ये 15-15 सालों से इनकी सरकार थी, वहां सबसे अधिक लोगों ने नोटा का क्यों बटन दबाया? कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना जबरदस्त है देश में, कि जो वायदे इतने भयंकर किए गए थे कि प्रधानमंत्री जी को भी पिछले हफ्ते स्वीकार करना पड़ा एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कि मैंने कब कहा था कि मैं सारे वायदे पूरे करूंगा। अमित शाह जी ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि जो वायदे प्रधानमंत्री जी ने किए वो तो सारे वायदे थोड़े ना पूरे किए जाते, उनमें तो अधिकतर वायदे जुमले होते हैं। कितने प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और कितने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है पिछले 5 साल में? थोड़ा सा एक बार देश का मैप निकाल के देखिए। मैं मानता हूं कि असेंबली आपके बीच में नहीं बोला, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सुनने का बात कर रहा हूं। मेरे किसी मत बोलिए, आप अपने समय में बोलिए, आप ये पूछिए। अभी बात चल रही है, इससे पहले बीजेपी के विरोध में बेशक जरूर था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। मैं इस बात से सहमत हूं, आपकी इस बात से, पर ये मत कहिए कि कर्नाटका में आपके सरकार के विरोध एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। उससे पहले गुजरात जहां से प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम अजय हैं, लगातार हारेंगे नहीं, बड़ौदा छोड़ करके वाराणसी वहां पे भी 150 से शुरू हुए थे, 150 का मिशन लेके चले थे, 94 पर आकर के रुक गए, बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए। हमें गुजरात का भी याद करना चाहिए। और अभी एक बात करी थी, अभी जिस प्रकार से बात चली थी कि ये जात पात और धर्म के आधार पर चुनाव की बात करी थी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी थे, लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते गए, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। कोई बात नहीं, राहुल जी हारते गए तो वो जनता जिताएगी भी, उनको आगे लगा है। आप क्यों इतना बौखला रहे हैं? लेकिन आप इस बात को मुझे इस बात का जवाब देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है, क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि एनसीआरबी ये क्यों कहती है आज 5 साल बीतने के बाद देश में एनसीआरबी ये क्यों रिपोर्ट देती है कि इन 5 सालों में देश में कट्टरवादिता बढ़ा है? आज हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पर डराया जा रहा है, सारे देशवासियों को पाकिस्तान के नाम पर डराया जा रहा है। आज चुनाव में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी क्यों मुद्दों पर बात नहीं करते हैं? क्यों अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊपर है? आज जो रोजगार की बात करके महंगाई जो कांग्रेस की बात ना
आपके समय में महंगाई डाइन कहाँ चली गई? वो पार्टी ये बताएंगे, वो आपने महंगाई डाइन का नारा दिया, लेकिन आपको तो महंगाई देखिए, इन बातों का जवाब जनता आपसे मांगेगी, इन बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनामी और आंधी तय करेगी। देश का सवाल ये नहीं है। ये सच्चाई है। डॉक्टर फूड दत्ता, इन्फ्लेशन डॉक्टर 2.5% से नीचे रहा है डॉक्टर दत्ता, और आम इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन, एक सेकंड, लेट मी say what I जनरल want to इन्फ्लेशन say. जो है वो 3% से नीचे रहा है। डॉक्टर दत्ता, कांग्रेस let's की not 10 debate. साल के Let's not कांग्रेस की debate. 10 साल के बहस नहीं कांग्रेस है। की 10 साल का सरकार ने 16% रहा है। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर दत्ता कि क्या आप फिर विषय से भटक रहे हैं, हम डेटा के बीच में नहीं जाना चाहते। फिलहाल बात सिर्फ इतनी है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा सामने उतरती हैं वाराणसी के मैदान से तो किस तरह का समीकरण और किस तरह का गणित देखने को मिलेगा। आपसे सीधा सीधा सवाल कि ये बात तो श्योर है कि आपने कह दिया कि उनका कद उनके मोदी जी जितना बड़ा नहीं है, मगर पूरे देश की निगाहें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आ जाएंगी अगर ऐसा बनता है, कॉम्बिनेशन इस तरह का कंपटीशन यहां पर देखने को मिलता है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहीं ना कहीं पे मीडिया की सुर्खियों में आ जाएगी और मीडिया का पूरा निगाहें जो है वो चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, सबकी निगाहें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होगी। और मैंने जो कहा कि लार्जर देन लाइफ वाला इमेज प्रियंका वाड्रा जी का तैयार हो जाएगा, इस पे भी कोई दौराई नहीं है। पर इसके साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मोदी जी के जो एक विशाल छवि है इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उनको इंटरनेशनल चौकीदार कहता हूं, इसलिए वो विशाल छवि के सामने पॉलिटिकली प्रियंका वाड्रा जी का जो पॉलिटिकल छवि है वो एक राजनीतिक लिलीपुट की है। चलिए, और ठीक है। ये एक चीज है जिसपे भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। नेहा, मेरा आपसे एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा जो आप कहना चाह रही हैं। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल मान लेते हैं, 4.5 अप्रोक्सीमेट टाइम उनका हुआ है, वाराणसी के वो कैंडिडेट रहे, जीते वहां से, वर्सेज प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वो सामने आती हैं, उनकी स्लेट, अगर कांग्रेस का रेफरेंस नहीं ले रही हूं मैं, इंडिविजुअल बात कर रही हूं कि उनकी स्लेट क्लीन है, तो क्या ये दावेदारी पेश करती हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए चैलेंज या बीजेपी के लिए चैलेंज आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी का कद, अभी दत्ता साहब ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, उनका कद इतना ऊंचा हो चुका है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, गांधी और वाड्रा उनके नाम के आगे है, लेकिन चैलेंज तो वो कहीं भी पोज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी लड़ना चाहिए, और मैं तो इंतजार कर रही हूं जिस दिन वो अपना इलेक्शन एफिडेविट फाइल करेंगी और अपने और वाड्रा साहब के एसेट्स जब डिक्लेयर करेंगी तो पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से कांग्रेस की इस फैमिली ने, एक फैमिली रन एंटरप्राइज ने देश को लूटा है और वो कहां जाके वो एसेट देखते हैं। वो लंदन वाली प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है या यूनिटेक वाली प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है, वो राज भी खुलेंगे। तो मैं तो चाहती हूं कि वो अपना नॉमिनेशन जरूर भरे, कहीं से भी भरे, लेकिन भरे और उस दिन पूरे देश में यहीं बैठ के हम इंडिया न्यूज पे डिबेट कर रहे होंगे। चलिए अनुज, आप ही के पास आ रही हूं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव के लिए सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मजबूती दिखती नजर आ रही है आपको, क्योंकि 2022 भी उनके टारगेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है। अनुज, मेरा सवाल मीशा से जुड़ा हुआ यह है कि प्रियंका के पक्ष में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स दिखते हैं जिसके आधार पर वो काशी से मोदी को ललकारेंगे? और थोड़ा क्विकली देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी के पक्ष में जो बातें आती हैं वो बात ये आती है जो देश की जनता से वो कनेक्ट हो पा रही, जो देश के युवा से कनेक्ट हो रहे, वो केवल प्रचार के लिए प्रचार नहीं कर रहे, भाषण के लिए भाषण नहीं दे रही, वो मुद्दों पर बात करती है। आज वो ये बात करती है, अभी कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप देश के किसानों से क्यों नहीं मिलते, उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनते हैं, फिर आपका राष्ट्रवाद कहां चला जाता है? जब देश के युवाओं को रोजगार की बात होती है तो गडकरी जी किसानों की याद में बिल्कुल नेहा, थैंक यू फॉर दिस योर इनपुट्स। मैं मनीष से लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी इस पर। मीशा, मैं कल यहां से गुजर रहा था तो जोर से आवाज आने लगी चारों ओर, तो मैंने लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, ये आवाज कैसी है? तो किसी ने कह दिया, अरे साहब आपको नहीं पता मुल्क में चुनाव है। तब मैंने उसे जवाब दिया, हम आम में सब एक समान हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।